अच्छी और सच्ची खबरों में आज सबसे पहले बात 4 दिन काम और 3 दिन आराम के सुपर हिट फॉर्मूले की कर लेते हैं। दुनिया के सबसे बड़े ट्रायल के तौर पर इसकी शुरुआत ब्रिटेन में हुई थी, जिसकी रिपोर्ट एक दिन पहले सामने आई है, जिसमें इस ट्रायल को बेहद सफल बताया जा रहा है। और यही कारण है कि इंग्लैंड की 61 कंपनियां इस फॉर्मूले को लागू करने के बारे में विचार कर रही हैं, क्योंकि 4 दिन काम करने के ट्रायल के बाद कंपनियों ने पाया है कि इस फॉर्मूले से प्रोडक्टिविटी बेहतर हुई है। भारत में भी सरकार देश में नया श्रम कानून लागू करने की तैयारी में है, जिसके तहत इसमें 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टी करने का प्रावधान किया जाएगा। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि इस कानून को सरकार कब लाएगी। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, सप्ताह के 5 दिन और रोजाना 8 या 9 घंटे। कई देशों में प्राइवेट कंपनियों में काम करने वालों की यही कहानी है। लेकिन ब्रिटेन के लोगों को इस भागम भाग भरी जिंदगी से थोड़ी राहत मिल सकती है। गुड न्यूज ये है कि ब्रिटेन में 4 दिन काम और 3 दिन आराम का पायलट प्रोजेक्ट सुपर हिट रहा है। और ये बात न तो हवा हवाई है और न ही कोई अफवाह, बल्कि इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल नतीजों को देखने के बाद ब्रिटेन की 61 कंपनियां इस सुपरहिट फॉर्मूले को अपनाने जा रही हैं। यानी इन दफ्तरों में काम करने वालों को अब हफ्ते में 3 छुट्टियां मिलेंगी। बात तो बहुत दिन से चल रही है कि 4 दिन वर्किंग हो, 3 दिन छुट्टी हो, लेकिन अब ये एक्सपेरिमेंट यूके में हुआ और नतीजे इसके बेहद सक्सेसफुल रहे। 60 कंपनियों ने अपने यहाँ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया और पूरा खत्म होने के बाद 60 में से 56 कंपनीज ने कहा कि वो इस 4 दिन के वर्किंग और 3 दिन के वीक ऑफ के फॉर्मूले पर आगे बढ़ेंगी। वहां पर नतीजे बहुत अच्छे मिले। दरअसल ब्रिटेन में इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत पिछले साल जून में हुई थी, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स की कुल 61 कंपनियों ने हिस्सा लिया था। इस पायलट प्रोग्राम को 3 संस्थाओं 4 डे वीक ग्लोबल, 4 डे वीक यूके कैंपेन और ऑटोनॉमी ने शुरू किया था, जिसके तहत करीब 3000 कर्मचारियों को 5 दिन में निपटारे वाले ऑफिस के काम को 4 दिन में पूरा करने के लिए कहा गया। जून से दिसंबर तक चले इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट जब एक दिन पहले सामने आई तो नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान सभी कर्मचारी पूरे जोश में काम करते दिखे और कंपनी की उत्पादकता और गुणवत्ता पर भी कोई असर नहीं हुआ। इसके नतीजे कुछ इस तरह के थे कि कंपनी ने ये महसूस किया कि उन्होंने इस दौरान जब किसी एम्प्लॉय को 3 दिन की छुट्टी हफ्ते में दी गई तो उनकी कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ थी वो 35% तक बढ़ गई। वो एम्प्लॉय जिसको 3 दिन की छुट्टी दी गई उसके कामकाज करने के तरीके में बहुत ज्यादा सुधार हुआ, उसकी स्लीप बेहतर हुई, यानी कि उसकी नींद बेहतर हुई, उसकी साइकोलॉजी बेहतर हुई और उसके मेंटल स्तर में भी काफी हद तक बदलाव हुआ, जिससे उसके परफॉर्मेंस में बेहतर होने का जो असर था वो साफ साफ कंपनी में दिखाई पड़ने लगा और उसका फायदा भी कंपनी को मिला। साथ ही साथ कई ऐसे एम्प्लॉय थे जिन्होंने ये कहा कि इस पूरे पीरियड में, यानी कि जब तक ये पायलट प्रोजेक्ट चलता रहा, उस पूरे टाइम ड्यूरेशन में कंपनी से रेजिग्नेशन का सिलसिला लगभग थम सा गया। बहुत कम लोगों ने रिजाइन किया। रेजिग्नेशंस का जो नंबर्स था वो लगातार कम होता चला गया। मतलब जो नतीजे थे वो बेहद सकारात्मक थे। जिसके बाद ट्रायल में शामिल ज्यादातर कंपनियां यानी करीब 91% कंपनियां 4 डे वर्किंग और 3 डे लीव से संतुष्ट नजर आ रही हैं, जबकि महज 4% ट्रायल में शामिल कंपनियों ने कहा है कि वो इस ट्रायल को अपनाने के पक्ष में नहीं है। 4 दिन काम और 3 दिन आराम के इस फॉर्मूले पर कई देशों में चर्चा लंबे समय से हो रही है, जिनमें भारत भी शामिल है। केंद्र सरकार काम और लाइफ के बीच बैलेंस बनाने के लिए नए श्रम कानून को लाने जा रही है, जिसमें 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी करने का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन इस कानून में दिन में काम के घंटे 9 से बढ़कर 12 हो जाएंगे। अगर कंपनी 12 घंटे के वर्क शिफ्ट को लागू करती है तो उसे कर्मचारियों को 3 दिन की छुट्टी देनी होगी, यानी एक हफ्ते में कर्मचारियों को कुल 48 घंटे काम करना होगा। मगर नए श्रम कानून में दिन में 2 बार आधे घंटे की छुट्टी भी कर्मचारियों को मिलेगी। इस नए श्रम कानून का मसौदा तैयार है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही इसे लागू किया जा सकता है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
वैसे इंग्लैंड इकलौता ऐसा देश नहीं है जहां 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टी का फॉर्मूला लागू है, बल्कि ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर कर्मचारियों के काम के साथ साथ उनके आराम का भी खास ख्याल रखा जाता है। 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी की सोच रखने वाले देशों का मानना है कि हर रोज घंटों मेहनत करने वाले कर्मचारियों का किसी दिन काम नहीं करने का भी मन होता है। हालांकि इसके बावजूद भी उनको काम करना पड़ता है और यही वजह है कि इंग्लैंड के अलावा कुछ और देश भी हैं जहां पर कंपनियां अपने कर्मचारियों को सिर्फ हफ्ते के 4 दिन ही काम पर बुलाती हैं और 3 दिन की छुट्टी उनको मिलती है। जैसे बात अगर हम जापान की करें, सिर्फ पैनासोनिक कंपनी ही नहीं बल्कि कई कंपनियों के कर्मचारी हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम कर रहे हैं, सप्ताह में 3 दिन की उनकी छुट्टी रहती है। जापान जैसे देश में ये फैसला इसलिए जायज है क्योंकि जापान के लोग काफी मेहनतकश हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए क्यों ना हो, वो कमर तोड़ मेहनत करते हैं। जापान के बाद बारी आती है यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की, जहां 7 दिसंबर 2021 से वहां के कर्मचारियों के लिए हफ्ते में सिर्फ 4.5 घंटे ही काम करने का नियम लागू है, जिसकी वजह से उन्हें हर हफ्ते 2.5 दिन की छुट्टी मिल जाती है। 1 जनवरी 2022 से ही 2.5 दिन के ऑफ का चलन लागू है। यूएई में वीक ऑफ शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वहां के कर्मचारी जुम्मे की नमाज भी अदा कर पाते हैं। इसके अलावा आइसलैंड एक ऐसा देश जहां पर साल 2015 से 2019 के बीच कुछ इसी तरीके का प्रयोग किया गया था और उसके तहत कर्मचारियों को हफ्ते के 40 घंटे नहीं बल्कि सिर्फ 35 से 36 घंटे काम करना पड़ता था। कुल मिलाकर कर्मचारी हफ्ते के 4 दिन काम करके अपने वर्किंग आवर्स के टारगेट को पूरा कर देते थे और इस प्रयोग के बाद कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी में काफी बढ़ोतरी भी देखी गई थी। 4 दिन काम 3 दिन की छुट्टी देने वाले देशों में स्पेन भी है। यहां भी कर्मचारी हफ्ते के 4 दिन ही काम करते हैं और आखिर में न्यूजीलैंड स्पेन की तरह यहां भी समय समय पर कम घंटे काम करने का प्रयोग किया जाता है और इस दौरान कर्मचारी हफ्ते के 4 दिन काम करते हैं, 3 दिन छुट्टी लेते हैं। तो इन देशों का मानना है कि 4 दिनों का वर्किंग वीक कंपनियों को अपना प्रोडक्शन सुधारने और समान काम करने को कम समय में पूरा करने में मदद करता है। पिछले साल से ही भारत भी कामकाजी और नौकरी पेशा लोगों के लिए वर्किंग आवर्स और लीव पॉलिसी में बदलाव की बात भारत में चल रही है, जिसमें एक सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम का प्रावधान शामिल है, जो कि पहले भी था। लेकिन अब 12 घंटे की शिफ्ट का प्रावधान है और इसकी चर्चा हो रही है अभी। यानी नया नियम लागू होने के बाद अगर आप 12 दिन काम करते हैं तो आपको केवल सप्ताह में 4 दिन काम करना होगा, बाकी 3 दिन छुट्टी ले सकते हैं। हालांकि फिलहाल सप्ताह में 5 दिन काम करने का नियम है और इसके अलावा 10 घंटे की शिफ्ट वालों को 5 दिन और 8 घंटे की शिफ्ट वालों को 6 दिन काम करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड से आई इस खबर के बाद भारत में एक बार फिर से 4 दिन काम और 3 दिन के आराम के फॉर्मूले को लागू करने की उम्मीद जाग उठी। हालांकि ज्यादातर युवाओं का मानना है कि रोजगार से जुड़ा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बड़ा होने की वजह से इस तरह की उम्मीद बेमानी है। देश में अब भी ऐसी कंपनियां मौजूद हैं जहां 6 दिन काम का कल्चर जारी है, यानी उनमें काम करने वाले कर्मचारियों को सिर्फ 1 दिन की ही छुट्टी मिल पाती है। पहले वहां हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम की व्यवस्था लागू होनी चाहिए और फिर 4 दिन काम और 3 दिन आराम की दिशा की ओर कदम आगे बढ़ाया जा सकता है। भारत में लेबर लॉ पर खुलकर युवाओं ने अपनी राय भी रखी है। वो अगर 4 दिन में उतना वर्क जनरेट कर रहे हैं तो उनके लिए आसान है, क्योंकि उनके यहाँ वो स्टैंडर्ड सेट है। हमारे यहाँ बिकॉज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इतना ज्यादा वर्क प्रोड्यूस करने का है उतने अमाउंट में, तो आप भले इंप्लीमेंट कर दीजिए बट जो लोगों का सेटिस्फैक्शन होता है, जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं, जो वो सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे आपके काम से। ये एक वेल नोन साइकोलॉजिकल फिनोमेना है कि आपका प्रोडक्टिविटी इट लोअर्स, मतलब वो कम होता जाता है जैसे जैसे आप अपने आप को और ज्यादा ओवरवर्क करते रहते हैं। तो अगर आप वर्किंग उस तरीके से रखेंगे कि आप एडिक्वेट ब्रेक्स, जैसे कि हम देख रहे हैं जापान वगैरह में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं जहाँ पे कि वो एम्प्लॉयज को नैप करने के लिए भी स्पेसेस दे रहे हैं, तो वो चीज़ ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी बूस्ट आएगा। बहुत सारे रिसर्च और आज से नहीं काफी टाइम से ये सब रिसर्चेस हो रहे हैं। बट इंडिया के अंदर स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, वो है कॉम्पिटिशन बिकॉज ऑफ एक हाई लेवल ऑफ पॉपुलेशन।
तो यहाँ पे वो कंपटीशन को फैक्टर इन करना बहुत जरूरी है। तो किसी भी चीज़ का इम्प्लीमेंटेबिलिटी देखने के लिए इस पॉपुलेशन को फैक्टर इन करना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेरे हिसाब से। आप जो 5 डे वर्क, इंडिया में मुझे लगता है कि 5 डे वर्किंग पहले अभी बहुत सारी कंपनीज इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही हैं। अगर हम देखें कि अगर 3 डे ऑफ मिले हमें, वर्क फ्रॉम होम करें अगर हम, तो इंसान की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ ही जाएगी और वो फैमिली को भी टाइम दे पाएगा अपनी। तो इससे इंसान की अपनी मेंटल हेल्थ भी सही रहेगी, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा है कि मेंटल हेल्थ का, वो भी सही हो जाएगा। यूके में फॉर्मूला सक्सेसफुल रहा, लेकिन बात वही कि भारत में काम करने का जो कल्चर है, उस कल्चर में फिलहाल जो यंग जनरेशन है इस फॉर्मूले को लागू करवाना बहुत मुश्किल मान रही है। वो इस बात की बात जरूर करते हैं कि बहुत अच्छा हो अगर हफ्ते के घंटे तय कर दिए जाएं, उसमें एम्प्लॉय को ये तय करने का मौका मिले कि उसे एक दिन 10 घंटे काम करना है या फिर दूसरे दिन 12 घंटे काम करना है। ये तो हो सकता है, लेकिन ये फॉर्मूला इंडिया में लागू करना कम से कम इस जनरेशन के हिसाब का यही सोचना है कि वो फिलहाल पॉसिबल नहीं है। कैमरामैन मृदुल के साथ मनीष रसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। और अब रुक करते हैं देश की राजधानी दिल्ली का, जहां पर नगर निगम चुनाव के 80 दिन बाद आखिरकार दिल्ली को नया मेयर मिल ही गया। आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय को मेयर चुन लिया गया है और शैली को 150 वोट मिले। उन्होंने बीजेपी की रेखा गुप्ता को 34 वोटों से हराया है। इतना ही नहीं, डेप्यूटी मेयर सीट पर भी आम आदमी पार्टी के आले मोहम्मद इकबाल ने जीत हासिल की है। हालांकि शैली ओबरॉय सिर्फ 38 दिन ही मेयर पद पर रहकर काम कर सकेंगी। शैली ओबरॉय एमसीडी में 31 मार्च तक मेयर रहेंगी, क्योंकि एमसीडी एक्ट के मुताबिक दिल्ली नगर निगम का साल अप्रैल महीने के पहले दिन से शुरू होता है और इस तरीके से अगले साल 31 मार्च को साल समाप्त हो जाएगा। इस लिहाज से 22 फरवरी को शैली ओबरॉय मेयर चुनी गई, जिनका कार्यकाल 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। इस तरीके से वो सिर्फ 38 दिन तक ही मेयर पद पर रहकर काम कर सकेंगी और इसके बाद दोबारा से 1 अप्रैल को मेयर का चुनाव होगा। कोई विक्ट्री साइन दिखा रहा है, कोई नई मेयर को मिठाई खिला रहा है, तो कोई उन्हें फूलों की माला पहनाकर बधाई दे रहा है। ये जश्न आम आदमी पार्टी के लिए बेहद खास है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम चुनाव के 80 दिन बाद मेयर चुनाव की वोटिंग में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हराकर मेयर पद जीत लिया है। 2 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक चली इस मीटिंग में दिल्ली के कुल 10 मनोनीत सांसदों, 14 मनोनीत विधायकों और 250 में से 241 निर्वाचित पार्षदों ने वोट किया, जबकि कांग्रेस के 9 निर्वाचित पार्षदों ने मेयर चुनाव का बॉयकॉट किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मेयर चुनाव के लिए चौथी बार बुलाए गए सदन में शांतिपूर्वक वोटिंग हुई। इस दौरान न कोई विरोध हुआ और न ही किसी तरह की कोई नारेबाजी देखने को मिली। तो शैली ओबरॉय जी मेयर घोषित करते हैं। इस वोटिंग में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शैली ओबरॉय को 150 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले। इस तरह से शैली ओबरॉय ने बीजेपी प्रत्याशी को 34 वोटों से हराकर मेयर का चुनाव जीत लिया। मेयर चुनाव जीतने के बाद शैली ओबरॉय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की जनता का शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का और पूरी दिल्ली की जनता का, हमारे पार्षदों का, हमारे जितने भी विधायक हैं उनका और जितने भी हमारे सांसद हैं उनका, जिन्होंने मुझे महापौर चुनकर दिल्ली की सेवा का एक मौका दिया। और कल से ही हमारी जो कार्रवाई है नगर निगम की, उसकी शुरुआत होगी और कल से ही हमारे जितने पार्षद जो पहले से ही अपने वार्ड में काम कर रहे थे, कल ऑफिशियल तरीके से पूरी दिल्ली में काम शुरू हो जाएगा और साथ ही कूड़े के पहाड़ों की इंस्पेक्शन भी अगले 3 दिनों में हम लोग करेंगे। धन्यवाद। दिल्ली में एमसीडी चुनाव 4 दिसंबर को हुए थे, जबकि रिजल्ट 8 दिसंबर को आ गया था। मगर दिल्ली की जनता को उसका नया मेयर तब मिला जब बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। ये अलग बात है कि देरी के लिए दोनों पार्टियां ही एक दूसरे पर निशाना साधती रही। दिल्ली को मेयर 1 महीने पहले मिल जाना चाहिए था। केजरीवाल जी की हठधर्मी के कारण मैंडेट का दिल्ली के लोगों का अपमान किया। आज भी चुनाव मेयर का, डिप्टी मेयर का और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर का एक साथ हो रहा है ना। पहले केजरीवाल साहब इसलिए बवाल काटते रहे, इसलिए कटवाते रहे इन लोगों से कि चुनाव एक साथ क्यों हुआ। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, तो आज क्यों होने दे रहे हैं लोग चुनाव? आज भी तो होने दे रहे हैं। जिस तरीके से दादागिरी करके केंद्र सरकार
और एलजी साहब दिल्ली में जबरदस्ती भाजपा की मेयर बनाना चाहते थे, वो दिल्ली वालों ने कबूल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में आज ईमानदारी से इलेक्शन हुए, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय 150 वोटों से जीत गई, यानी कि आम आदमी पार्टी का एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ नहीं ला पाई। उनका ऑपरेशन लोटस विफल हुआ। आम आदमी पार्टी ने मेयर ही नहीं, डिप्टी मेयर का चुनाव भी आसानी से जीत लिया। उसके उम्मीदवार आले मोहम्मद खान ने बीजेपी के कमल बागड़ी को हराया। यानी आज का दिन आम आदमी पार्टी के लिए दोहरी खुशी लेकर आया है। दिल्ली से अमित भारद्वाज और पंकज जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे दिल्ली को 10 साल बाद महिला मेयर मिली है। 2011 में बीजेपी की रजनी अभी आखिरी महिला मेयर थी और इसके बाद 2012 में शीला दीक्षित सरकार ने दिल्ली नगर निगम को 3 हिस्सों में बांट दिया था और फिर 2022 में इन हिस्सों को वापस से मिला दिया गया और इसके बाद ये एमसीडी का पहला चुनाव था जिसमें आम आदमी पार्टी ने सत्ता पर काबिज बीजेपी को हरा दिया और अब मेयर का चुनाव भी जीत लिया है। मेयर बनी शैली ओबरॉय के बारे में अब हम आपको तफसील से बताते हैं कौन है शैली ओबरॉय। दिल्ली की नई मेयर शैली ओबरॉय 2013 में आम आदमी पार्टी से जुड़ी थी। उन्हें पार्टी ने महिला विंग का उपाध्यक्ष बनाया था। आम आदमी पार्टी के टिकट पर शैली ने दिल्ली की पटेल नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 86 से पार्षद का चुनाव लड़ा था और सफलता हासिल की। वो पहली बार पार्षद चुनी गई और पहली बार में ही वो मेयर बन गई। 39 साल की शैली ओबरॉय दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। इतना ही नहीं, शैली इंडियन कॉमर्स एसोसिएशन की आजीवन सदस्य भी हैं। उन्होंने स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू से दर्शनशास्त्र में पीएचडी की है और इसके अलावा शैली ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सर्वश्रेष्ठ पेपर पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं और उन्होंने आईसीए सम्मेलन में स्वर्ण पदक भी हासिल किया है। शैली ओबरॉय की ये जीत कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने 15 साल से निगम की सत्ता पर काबिज बीजेपी को हराकर ये कुर्सी हासिल की है और इस जीत पर दिल्ली की मेयर बनी शैली ओबरॉय से खास बातचीत की मेरे सहयोगी पंकज जैन ने। एकीकरण नगर निगम की पहली मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय जो कि आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार थी, उन्होंने ये चुनाव जीत लिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। हमने देखा कि आपने एमसीडी सदन में सभी का धन्यवाद किया, लेकिन मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं क्योंकि आपने काम के आधार पर वोट मांगे थे। 3 बड़ी बातें जो इस जीत के बाद आप ध्यान में रखने वाली हैं और कौन से 3 ऐसे काम होगी जो सबसे पहले आप करेंगे? जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 10 गारंटी दी थी, उस पर ऑलरेडी कार्रवाई शुरू हो गई है। साफ सफाई का जो मुद्दा था सबसे पहले हमारा, उस पर भी काम शुरू हो गया है। इनफैक्ट जितने भी हमारे काउंसलर्स हैं शपथ लेने से पहले ही साफ सफाई पर काम अपने अपने वार्ड्स में कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा कूड़े का पहाड़ का मुद्दा है जिस पर ऑलरेडी काम शुरू हो गया है, उस पर भी काम चल रहा है और आने वाले 3-4 दिनों में हम लोग लैंडफिल्स पे भी जाके इंस्पेक्शन करने वाले हैं। और साथ ही और भी बहुत मुद्दे हैं, एमसीडी स्कूल्स हैं, एमसीडी पार्क्स हैं, एम्प्लॉयज की सैलरीज हैं। हम इन सब पर अपनी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और आने वाले टाइम में आपको एक नई दिल्ली देखने को मिलेगी। क्योंकि 2 अहम चुनौतियां ये थी कि आम आदमी पार्टी लगातार एमसीडी को भ्रष्टाचार का गढ़ बताती थी। इस टैग को आप कैसे हटाएंगे? जी देखिए, भ्रष्टाचार का अगर हम टैग बताते थे तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एमसीडी के स्कूल्स के हालात अभी आप देख लीजिए, एमसीडी के पार्क्स के हालात देख लीजिए, एमसीडी की जितने भी कार्य जो पिछले 15 साल में नहीं हुए थे तो आप जाकर देख सकते हैं उनके हालात क्या है। तो वो साफ साफ एक भ्रष्टाचार का रूप आप देख सकते हैं कि कुछ भी काम नगर निगम के नहीं हुए हैं और आने वाले टाइम में यही काम आप देखेंगे कैसे आम आदमी पार्टी हम सब पार्षद मिलकर करेंगे। और आपको ये भी बता दूं, ना सिर्फ हमारे आम आदमी पार्टी के पार्षद, हम 250 के 250 पार्षद हम मिलकर एक दिल्ली को नया रूप देंगे। सफाई कर्मचारी हो चाहे बाकी कर्मचारी हो, हमने देखा है कि एमसीडी अस्पतालों के बाहर डॉक्टर्स भी हड़ताल पर बैठते हैं, सफाई कर्मचारी सड़कों पर उतर आते हैं, दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा फैल जाता है। ये कहीं ना कहीं एक आपको लगता है कठिन टास्क होगा या फिर आपके पास है मैनेजमेंट या ब्लूप्रिंट है, इसको आप संभाल लेंगे? क्योंकि अभी भी बहुत सी शिकायतें आती हैं कि सैलरी नहीं मिली है, इसे कैसे हैंडल करेंगे? जी देखिए, शिकायतें आती हैं तो अभी तक तो हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी, तो आने वाले टाइम में हम दिल्ली की जनता के लिए नहीं और बल्कि एमसीडी के जितने भी कर्मचारी हैं हम उनकी सैलरीज पर भी काम करने वाले हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो मुश्किलें एम्प्लॉयज ने, कर्मचारियों ने पहले देखी, वो मुश्किलों का सामना उन्हें ना करना पड़े। अच्छी और सच्ची खबरों में आगे बढ़ते बात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के मिशन गगनयान की।
हिंदुस्तान अंतरिक्ष में अपनी कामयाबी का नया मुकाम हासिल करने को तैयार है। इसरो इसी साल गगनयान मिशन से जुड़े 2 शुरुआती लॉन्च को पूरा करेगा। सब कुछ तय मानकों पर खरा उतरा तो अगले साल भारत अपने दम पर एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष की सैर कराने के लिए तैयार करेगा। अब हम मानव सहित गगनयान लेकर के चलेंगे और ये गगनयान जब अंतरिक्ष में जाएगा हिंदुस्तानी लेकर के जाएगा। 4 साल पहले लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन गगनयान का ऐलान किया था और हिंदुस्तानियों को अंतरिक्ष में जाने का सपना दिखाया था। विश्व के अंदर हम चौथे देश बन जाएंगे जो मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले बन जाएंगे। गगनयान का मिशन अब साकार होने जा रहा है। खूबी ये है कि मिशन भी हिंदुस्तानी होगा और इसे बनाने वाले भी हिंदुस्तानी होंगे। और अगर ये मिशन कामयाब रहा तो भारत अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। इस लाल किले की प्राचीर से मैं देशवासियों को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। हमारा देश अंतरिक्ष की दुनिया में प्रगति करता रहा, लेकिन हमने सपना देखा है, हमारे वैज्ञानिकों ने सपना देखा है, हमारे देश ने संकल्प किया है, मां भारत का कोई संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, कोई भी हो सकता है, वे अंतरिक्ष में जाएंगे। हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के जाएंगे। गगनयान प्रोग्राम के तहत इस मिशन को आजादी के 75वें वर्ष में भेजने की कल्पना की गई थी, लेकिन कोविड की वजह से ये मिशन 2 से 3 साल पीछे चला गया। लेकिन इस मिशन को लेकर उत्साह और उमंग उतना ही है जितना 4 साल पहले था। इसरो अगले साल के अंत तक भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष यात्रा कराने की तैयारी में है। वहीं इस मिशन के 2 बेहद अहम पड़ाव इस साल ही पूरे कर लिए जाएंगे। जून के बाद इसरो गगनयान से जुड़े 2 शुरुआती मिशन लॉन्च करेगा। इन दोनों मिशंस में कोई एस्ट्रोनॉट शामिल नहीं होगा। पहले मिशन में इसरो का अंतरिक्षयान अंतरिक्ष के चक्कर लगाकर लौटेगा। दूसरे मिशन में व्योममित्र नाम की एक फीमेल रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस वर्ष के दूसरे हिस्से में शायद 2 इनिशियल हमारी मिशंस जाएंगी। एक तो पूरी तरह से बिना मानव के, दूसरा एक रोबो लेके जाएगा जिसका नाम वायोमित्र है, एक फीमेल रोबो। और ये इसलिए है कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जिस तरह से एक मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा उसी प्रकार वो वापस भी सुरक्षित लौट सके। तो ये 2 मिशन उस सारी प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। मिशन गगनयान का पहला और दूसरा चरण कामयाब रहा तो अगले साल इसरो एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। उम्मीद की जा रही कि अगले साल के अंत तक इसरो ये ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर सकता है। अगले वर्ष एक मानव हिंदुस्तानी मूल का, वैसे तो एक हिंदुस्तानी मूल के पहले भी व्यक्ति गए हैं, राकेश शर्मा, लेकिन वो मिशन था सोवियत यूनियन का, तो ये मिशन भी हिंदुस्तानी होगा, बनाने वाले भी हिंदुस्तानी होंगे। आत्मनिर्भर भारत का एक श्रेष्ठ प्रतीक रहेगा और भारतीय मूल के मानव अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। इसरो के लिए मिशन गगनयान के पहले 2 चरण बेहद खास हैं। इसकी वजह है पहले 2 मानव रहित मिशन अंतरिक्ष में ये सुनिश्चित करेंगे कि अंतरिक्ष यात्रियों का सफर पूरी तरह से महफूज रहे। पहला मिशन सब इंटीग्रेटेड करके सब इकट्ठा होने के बाद ठीक से काम कर रहा है, वो टेस्ट करना है। सेकेंड मिशन में एक आदमी को लेके गया तो क्या क्या डिफिकल्टीज होगा, वो मैनेज करने के लिए सभी टीम ठीक से काम कर रहा है, तैयार है अंदर, ये टेस्ट करेगा। ये दोनों बहुत बहुत क्रूशियल होगा बिफोर वी सेंड अ ह्यूमन। मिशन गगनयान का आखिरी चरण ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा। इसमें गगनयान मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा और ये अंतरिक्ष यात्री 3 दिनों तक अंतरिक्ष में ही रहेंगे।
इस मिशन के जरिए भारत विश्व में अंतरिक्ष यान से इंसान को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें वापस लाने की क्षमता दिखाएगा। इन यात्रियों को पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर पृथ्वी की कक्षा में जाकर सुरक्षित धरती पर वापस लाया जाएगा। लौटते वक्त ये अंतरिक्ष यात्री भारत के समंदर में लैंड करेंगे। इन अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी पूरी तरह से सुरक्षित हो, इसके लिए इसरो क्रू मॉड्यूल्स की सेफ रिकवरी का परीक्षण कर चुका है और इसी क्रू मॉड्यूल में सभी अंतरिक्ष यात्री अपना मिशन पूरा करके लौटेंगे। हाल ही में इसरो ने नेवी वाटर सर्वाइकल टेस्ट फैसिलिटी में इस परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया था। रोबोट को हम बिठाने वाले हैं। वो रोबोट को हम इंडिया में व्योम मित्र करके हम नाम रखा है। वो एक फीमेल के रूप में होगा, बिकॉज वी वांट टू शो दैट विमेन कैन आल्सो डू, इसलिए फीमेल के रूप में होगा। उसमें स्पेशल टिश्यूज होगा, एक स्पेशल मटेरियल में होगा। तो वो अंतरिक्ष में जाके वापस आने के समय उसमें बहुत सेंसर्स होगा। वो सेंसर्स ये करेगा उसका कितना प्रेशर हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में अंतरिक्ष में कोई रेडिएशन आ रहा है क्या, इस तरह से बहुत चीज दैट इज एक्चुअल ह्यूमन बीइंग जाने के समय क्या क्या फेस करना पड़ेगा, वो टेस्ट करने के लिए ये रोबोट हमको हेल्प करेगा। मिशन गगनयान के सफल परीक्षण और तैयारियों से साफ है कि अंतरिक्ष में भी हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। आने वाले वक्त में भारत की ये पहली स्वदेशी अंतरिक्ष यात्रा मील का पत्थर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो मिशन गगनयान के लिए सरकार से लेकर इसरो और अंतरिक्ष यात्री एक्शन मोड में है। इसरो भारतीय एस्ट्रोनॉट्स यानी कि अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में रहने की ट्रेनिंग दे रहा है। एस्ट्रोनॉट्स को घंटों गहरे पानी में प्रैक्टिस करवाई जा रही है ताकि जीरो ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण के बिना एस्ट्रोनॉट्स रहना सीख जाएं। और इसके अलावा डमी कैप्सूल में भी अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें डमी कैप्सूल में तेजी से घुमाया जा रहा है ताकि अंतरिक्ष में जाने के बाद उन्हें स्पेसक्राफ्ट में कोई परेशानी ना हो। और इससे पहले इन अंतरिक्ष यात्रियों को साल 2020 में ट्रेनिंग के लिए रूस भी भेजा गया था। रूस में ट्रेनिंग की वजह है रूस के पास अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने का सबसे लंबा और सबसे सफल अनुभव है। और रूस हमारा मित्र देश भी है। रूस में करीब 13 महीने ट्रेनिंग चली थी। हालांकि ये ट्रेनिंग रूस के स्पेसक्राफ्ट के मुताबिक थी, जबकि हम इस बार अंतरिक्ष में स्वदेशी स्पेसक्राफ्ट भेजने वाले हैं और इसीलिए रूस में सिर्फ उन चीजों से यात्रियों को फेमिलियर करवाया गया जो किसी भी यान के लिए कॉमन होती हैं। ये मिशन अगर सफल रहा तो भारत भी उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों की सफल लैंडिंग करा चुका है। हालांकि साल 1984 से पहले भारतीय राकेश शर्मा रूस के अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतरिक्ष में जा चुके हैं, लेकिन इस बार भारतीय अंतरिक्ष यात्री भारत के ही गगनयान में बैठकर अंतरिक्ष में जाएंगे और इसीलिए ये मिशन बहुत खास हो जाता है। अंतरिक्ष में यात्री भेजने वाले देशों में फिलहाल 3 देशों के नाम शामिल हैं और इन देशों की लिस्ट में है रूस, फिर अमेरिका और चीन का नाम शामिल है, जिन्होंने इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा है। सोवियत रूस ने 12 अप्रैल 1961 में यूरी गागरिन को स्पेस भेजा था, जिसके बाद रूस दुनिया का पहला देश बना था जिसने अंतरिक्ष में इंसानों को भेजा था। इस दौरान यूरी गागरिन 108 मिनट के लिए स्पेस में रहे थे। दूसरे नंबर पर अमेरिका का नाम आता है। रूस के भेजने के 1 महीने बाद ही यानी कि 5 मई 1961 को एलन शेफर्ड अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी एस्ट्रोनॉट बने थे और इस दौरान एलन शेफर्ड 15 मिनट तक स्पेस में रहे थे। इसके बाद तीसरे नंबर पर चीन का नाम आता है। 2003 में चीन को अंतरिक्ष में इंसान भेजने में कामयाबी हासिल हुई थी। इस दौरान यांग लिवेई 21 घंटे स्पेस में रहे थे। और अगर मिशन गगनयान कामयाब रहता है तो भारत स्पेस में इंसान भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। और ऐसे में सवाल यह है कि हमारा मिशन गगनयान दूसरे देशों के अभियानों के मुकाबले कितना किफायती और कॉस्ट इफेक्टिव होगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने टू सेंड ह्यूमन बीइंग टू स्पेस, ये मिशन गगनयान मिशन के लिए पूरा की पूरा कॉस्ट, दैट इज डेवलपमेंट कॉस्ट, ये प्रोड्यूस करने के कॉस्ट, टेस्ट करने के कॉस्ट, सब इकट्ठा करके अब देखा तो लगभग 10,000 करोड़ यही है हम बजट दिया है। तो बट बाकी देश का बजट को हम देखने के समय ये बहुत कम है। अमेरिका को कंपेयर करने के समय लगभग
1/6 है, 6 में 1 बार है, सिर्फ उतना ही। जहां एक कलाकार ने चित्रों के जरिए रामायण के प्रसंगों को प्रस्तुत किया है। इन चित्रों के जरिए कलाकार ने भक्ति की साधना और आस्था के रंगों को कैनवस पर उकेरा है। मुंबई की जहांगीर आर्ट गैलरी में यह प्रदर्शनी लगी है, जिसमें रामायण के अलग अलग प्रसंगों को उकेरा गया है। प्रदर्शनी में 12 पेंटिंग्स रखी गई हैं। इनमें से एक पेंटिंग 20 फीट की है। इस अनूठी कोशिश को अंजाम देने वाले चित्रकार ईश्वरी रावल राष्ट्रीय पुरस्कार समेत कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजे जा चुके हैं। ये तस्वीर रंगों की साधना का एक जीवंत उदाहरण है। इनमें आस्था के रंग हैं तो भक्ति की मिठास और संवेदना का सौंदर्य भी शामिल है। इंदौर के रहने वाले ईश्वरी रावल ने अलग ढंग से रामायण को पेश किया है, या यूं कहें कि रामायण के शब्दों को रंगों से सजा दिया है। मुंबई की जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी लगी है, जिसमें रामायण के प्रसंगों को दिखाया गया है। हमने अलग अलग तरीके से रामायण को देखा होगा। कुछ लोगों ने रामायण पढ़ी भी होगी, कुछ लोगों ने रामायण को टीवी सीरियल्स में देखा भी होगा। ऐसे में मुंबई में ईश्वरी रावल नाम के एक कलाकार ने रामायण को कैनवास पे उतारा है। ये कैनवास पे उतारने के बाद रामायण को किस तरीके से समझना है वो एक अलग दृष्टि से देखा जा रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पहले तो 20 फुट लंबी तस्वीर है, जहां पर ये गाथा दिखाई गई है, ये कहानी दिखाई गई है कि किस तरीके से हनुमान जी श्रीलंका जा रहे हैं। प्रदर्शनी में रामायण काल की झलक दिखाती 12 पेंटिंग्स शामिल हैं। इनमें से एक पेंटिंग करीब 20 फीट की है। ये पेंटिंग्स भारत के प्राणों में बसे श्री राम के जीवन से जुड़ी है। ये पेंटिंग 4 हिस्सों में बनी है। हर हिस्सा रामायण के एक श्लोक पर आधारित है। इसमें हनुमान जी को लंका में मां सीता को खोजते दिखाया गया है। चित्रकार ने अपनी साधना में संवेदना को मिलाकर रंगों के जरिए इस तरह बयां किया है कि इसमें मां सीता की विरह वेदना और हनुमान की व्याकुलता जीवंत हो उठती है। मैंने सीरियल वाइज रामायण के पेंटिंग नहीं बनाए हैं, लेकिन जिन दृश्यों ने या जिन घटनाओं ने राम के जिस कार्य ने मुझे प्रभावित किया उसको मैंने पेंट किया। व्याकुल हनुमान मां सीता को रावण के महल में कक्ष दर कक्ष जाकर खोजते दिखते हैं। यहाँ रावण के अहंकार के प्रतीक 10 शीश दिखाए गए हैं। पेंटिंग के एक हिस्से में मां सीता अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे सोई नजर आती है। मां सीता की खोज यात्रा को दर्शाती ये पेंटिंग भाव विभोर कर देने वाली है। इसके अलावा इस आर्ट गैलरी में राम सीता के विवाह से जुड़ी तस्वीर भी शामिल है। रंगों की इस दुनिया में श्री राम सीता के विवाह की शहनाई है तो वन जाने की दुखद घड़ी भी दिखाई गई है। कलाकार ने अपने हुनर के माध्यम से राम